Hello and once again welcome. This is political science class and we are discussing +1 politics. I am Sumit Kumar Suryavanshi. Till now we discussed that constitution is basically a set of rule which provide a coordination between the people to maintain the peace. कि constitution क्या एक set of rule होता है जिसमें हम कहीं ना कहीं coordination बना के रखने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के बीच में peace maintain की जा सके. सेकेंड हमने डिस्कस किया था कि who supposed to be have authority टू मेक द लॉज की जो सेट ऑफ रूल्स की हम बात कर रहे हैं पीस मेंटेन करने के लिए, तो किसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कोई बहुत सारे ऐसे रूल्स हो सकते हैं जो लोग बना सकते हैं और सभी अपने रूल को बेस्ट बताने की कोशिश कर सकते हैं. तो किसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए. अब ये है कि अगर हमने किसी को अथॉरिटी दे दी तो उसको क्या श्योरिटी है कि जिसको हमने अथॉरिटी दी है वो एकदम करेक्ट वर्क करेगा. तो ये हमारा थर्ड टॉपिक है बेसिकली लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट की दैट यस कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल वी नीड रूल्स टू मेंटेन बैलेंस इन द सोसाइटी एंड टू मेंटेन पीस ऑल्सो. सेकेंड थिंग वी ऑल्सो गिव सम अथॉरिटी टू द पीपल टू मेक द रूल. जैसे इंडिया के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल बनाने की पावर हमने पार्लियामेंट को दे रखी है. पार्लियामेंट के अंदर बेसिकली रूल कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है हमारी. बट गवर्नमेंट के ऊपर भी तो कोई कंट्रोल होना चाहिए कि बाई चांस गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल बना दे जो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा हो कास्ट के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, कि भाई सर्टेन लोग हैं तो आपको ये कपड़े नहीं पहनने, या सर्टेन कलर के लोग हैं तो आप इस मंदिर में नहीं जाएंगे, या सर्टेन आप नीची जाति के लोग हैं तो भाई इस कुएं से पानी नहीं पिएंगे. अगर गवर्नमेंट ही इसी तरह के डिस्क्रिमिनेटिव रूल्स बनाने लगे तो उसमें किस तरह से उसको स्टॉप करेंगे. ये बेसिकली हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सपोज टू शो द थर्ड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कि ठीक है आपने एक अथॉरिटी दे दी किसी को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ही वो चीज़ है जो उस अथॉरिटी लेने वाले पर्सन को भी कहीं ना कहीं लिमिट में डालती है कि ताकि वो ऐसे रूल्स ना बना सके जो पब्लिक के लिए वेलफेयर के लिए ना हो. तो थर्ड हमारा फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, टू सेट सम लिमिट्स ऑन द गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन द सिटीजन. की कुछ ऐसी लिमिट्स बनाती है कि गवर्नमेंट क्या इम्पोज कर सकती है सिटीजन के ऊपर. भाई ये नहीं है कि गवर्नमेंट अगर एक बार आ गई तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी रूल बनाए चाहे वो पब्लिक वेलफेयर के लिए हो या ना हो. तो पहली चीज़ तो ये होगी कि कुछ ऐसी लिमिट्स को सेट करती है जो लिमिट्स के जो देखती है कि गवर्नमेंट क्या इंपोज कर सकती है. दूसरा, दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस ऑफ द गवर्नमेंट वी नेवर ट्रांसपास. कि ऐसी फंडामेंटल होती है, फंडामेंटल का मतलब ऐसी मौलिक ऐसी जरूरी होती है कि गवर्नमेंट कभी भी उससे पास आउट नहीं कर सकती है, उसको छोड़ नहीं सकती. इसमें एग्जाम्पल भी दिया है मैंने, जैसे बाय गिविंग द फंडामेंटल राइट, कि अगर गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है, किसी तरह का कोई रूल्स और लॉ पास करती है, तो हमारे पास बहुत सारे फंडामेंटल राइट है. जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है. जैसे जो ऊपर मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा था कि अगर गवर्नमेंट किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई रूल बनाती भी है तो हमारे यहाँ पर एक हमारे पास फ्रीडम है कि हम किसी भी रिलीजन के एथनिक बिलीव को फॉलो कर सकते हैं, अपनी पूजा वर्शिप कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ हो जाएगा वो. अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा रूल बनाती है कि जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ हो जाएगा. तो ऐसे फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले गए हैं कि अगर गवर्नमेंट कुछ रॉन्ग इंप्लीमेशन करना चाहे, कुछ रॉन्ग इंप्लीमेंट करना चाहे, तो उसको कहीं ना कहीं स्टॉप किया जा सकता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर तो देती है लॉ बनाने की, लेकिन एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन उस पावर के ऊपर क्या करती है, लिमिट्स लगाती है. और लिमिट्स लगाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे जिनमें से एक क्या है, फंडामेंटल राइट को देना. सेकंड जो बेसिकली हमारा वो है एस्पिरेशंस एंड द गोल ऑफ द सोसाइटी. कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो बेसिकली ये भी दिखाता है कि व्हाट इज द एस्पिरेशन, मतलब क्या है कि क्या मतलब जिस तरह की सोसाइटी आप डेवलप करना चाहते हैं उसमें क्या गोल्स हैं, कि भाई गवर्नमेंट के क्या गोल्स होने चाहिए. तो 20th सेंचुरी से पहले के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उनके अंदर ये आइडियोलॉजी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन 20th सेंचुरी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने एक फ्रेमवर्क जो एक्सप्रेशन जो फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड किया है इस एक्सप्रेशन का, कि बेसिकली उन्हें किस तरह से काम करना है और वो किस तरह की सोसाइटी को डेवलप करना चाहते हैं. ठीक है. तो सेकंड जो पॉइंट है इसमें देखिए, पॉजिटिव मेजर्स ऑफ ओवर फ्रॉम द इनइक्वालिटी डिप्रेशन. की बेसिकली क्या है कि ऐसे कुछ पॉजिटिव मेजर्स को लगाना जिससे जो इनइक्वालिटी जो क्रिएट हो रही है सोसाइटी में, डिप्रेशन होता है, उसको खत्म करना एस्पिरेशन हो सकता है. इसको आप एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं. देखिए इंडिया और साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल इसके अंदर गिवन है. साउथ अफ्रीका में क्या था बेसिकली, आपने सुना होगा काले गोरे के लिए गांधी जी के टाइम पीरियड में जो रेसिज्म का कॉन्फ्लिक्ट था वहाँ पर, फिर बाद में नेल्सन मंडेला ने बेसिकली इसको वो किया था. सो ये जो रेसिज्म के अकॉर्डिंग था उसमें तो साउथ अफ्रीका ने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर ही लिख दिया कि किसी भी प्रकार का जो है अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा. लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो कास्टिज्म था, लेकिन उस कास्टिज्म के अकॉर्डिंग क्या था कि लोग जैसे लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको जैसे पढ़ने, देखिए मैंने यहाँ एक पिक्चर दे रखी है कि पढ़ने के लिए इस लड़की को अलग से बिठा रखा है, बिल्कुल इससे तो ये भी एक कास्टिज्म है. और ये देखिए खाना अलग बैठ के खा रहा है बच्चा. तो ये क्या था, ये इस
कास्टिज्म के अकॉर्डिंग इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रखे थे जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं थे। तो हमने कास्टिज्म को तो अबोलिश किया ही है, लेकिन साथ में कुछ ऐसी प्रिविलेज प्रोवाइड की हैं इनको, जैसे जो रिजर्वेशन थी वो एक प्रिविलेज ही थी ताकि सोसाइटी में इनको एक इक्वल राइट दिया जा सके या सोसाइटी में इक्वलिटी में लाया जा सके इनको। सोशल जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको डेवलप करने के लिए ये काम किया गया था। तो कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से अबोलिश कर सकते हैं चीज़ों को, और कभी कभी क्या करना पड़ता है, हमें स्पेशल प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं जिससे हम सोसाइटी में जस्टिस क्रिएट कर सके, इक्वालिटी ला सके। तो रिजर्वेशन एक आइडिया था जिससे कहीं ना कहीं सोसाइटी में हम जस्टिस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। दो वो अगर हम अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से देखें तो वो इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि हम सर्टेन कास्ट को एक रिजर्वेशन दे रहे हैं, एक स्पेशलिटी दे रहे हैं, लेकिन वो स्पेशलिटी हम उसको डोमिनेंस क्रिएट करवाने के लिए नहीं दे रहे बल्कि सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए दे रहे हैं, इसलिए वो करेक्ट है। अगर वो डोमिनेंस क्रिएट करवाने के लिए होती, अगर हम ये कह दें कि नहीं जो ब्राह्मण्स हैं वो सुप्रीम ही रहेंगे, उनको सारे वो मिलने चाहिए, जॉब में काम मिलना चाहिए, वो रॉन्ग होगा। जैसे कि सिंथाला का केस आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि भाई कह दें कि जो सिंथाला बोलने वाले हैं सभी, तो वो डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन ये क्या से था, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है था स्टार्टिंग में, ये क्या था, सिर्फ एक ऐसा प्रोविजन बनाया गया था जिससे सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जा सके। तो फोर्थ फंक्शन हमारा क्या है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज एनेबल टू द गवर्नमेंट टू फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी टू क्रिएट कंडीशन फॉर जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मीनिंग क्या होता है कि ऐसी सोसाइटी को क्रिएट करना जो बेसिकली न्याय को दिखाती हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी एस्पिरेशन बनाता है कि गवर्नमेंट के जो ड्यूटीज वगैरह उसमें लिखी होती है, उसमें ड्यूटी लिखी होती है कि गवर्नमेंट की फर्स्ट ड्यूटी है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेसिकली फंडामेंटल्स आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है लोगों की वो भी दिखाता है। तो इसमें मैंने फर्स्ट लिखा पीपल एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कहीं ना कहीं हम अपने आप को कलेक्टिव आइडेंटिटी के रूप में देखते हैं, एक इंडियन के रूप में देखते हैं। जैसे हम सभी, हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है तो अपने आप को इंडियन समझते हैं। बेसिक सेट्स ऑफ नॉर्म्स हैं कि किस तरह के जो नॉर्म्स हैं हमें फॉलो करने चाहिए, एंड किस तरह मतलब गवर्नमेंट को किस तरह से गवर्न करना चाहिए, कंट्री को किस तरह के रूल्स बनाने चाहिए, किस तरह के नहीं बनाने चाहिए। हाउ एंड हु शुड गिवन लिख दिया है मैंने, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये गवर्न है, GOVERN, ठीक है, गवर्न है ये बेसिकली कि कौन गवर्न करे और किस तरह से गवर्न करे, इस तरह के भी रूल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं। वन कॉन्स्टिट्यूशन वन बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो सब कंट्री के सभी लोगों की एक ही पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, वो अपने आप को वन नेशन के रूप में देखते हैं। अथॉरिटेटिव कंसंट्रेट की बेसिकली कुछ ऐसे लिमिटेशन भी लगाई जाती हैं जिससे उनको अथॉरिटी भी मिले पर रुकावट भी हो, वो बिल्कुल अपनी फ्रीली काम ना कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव्स अ मॉडल आइडेंटिटी, सॉरी ये ए लिख दिया है, आएगा, सॉरी कि 1 आएगा यहाँ पर 1, ठीक है। 1 मतलब यहाँ पर था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पर्सन को कहीं ना कहीं एक मॉरल आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप पब्लिक चलें, अगर आपके पास एक राइट है तो आपकी सबकी एक आइडेंटिटी है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सुप्रीम होगा या क्षत्रिय सुप्रीम होगा या वैश्य शूद्र, या फिर कास्टिज्म में आप ले लीजिए जो सुप्रीम कास्ट है, अपर कास्ट है वो सुप्रीम होंगे, ऐसे कुछ नहीं है। सभी को वो एक मॉरल आइडेंटिटी मिलती है, सभी लोग आपस में मिलजुल कर ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग जीने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ आर नॉट शेयर अक्रॉस द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन द ट्रेडिशन, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो पॉलिटिकल और मॉरल वैल्यू को कभी भी शेयर नहीं करते अक्रॉस। वो कैसे, डिफरेंट नेशन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसको अच्छे से समझा सकता है कि हर नेशन में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वहाँ के सिचुएशन भी कह सकते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मल्टीपल पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है, वोटिंग राइट भी हमने 21 के अकॉर्डिंग देखे, बहुत कुछ है। चाइना में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वन पार्टी को सपोर्ट करता है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरलिज्म में स्टेट को पूरी पावर देता है, हम फेडरलिज्म में स्टेट को पूरी पावर नहीं देते। तो अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग रूल्स हैं जो उन्होंने अपनी पब्लिक के वेलफेयर के लिए अपने पब्लिक की सिचुएशन को देखते हुए सेट किए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। फंडामेंटल आइडेंटिटी टू द पीपल का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों को क्या है, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है कि वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं है, एक सर्टेन देश से बिलोंग करते हैं, उनके मॉरल जो एथिक्स हैं उनको डेवलप करने की कोशिश करता है, एज वेल एज जितने भी डिफरेंट नेशंस हैं वहाँ पर डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को किया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन क्या, कंपैक्ट डॉक्यूमेंट दैट
प्राइज अ नंबर ऑफ आर्टिकल अबाउट द स्टेट, कि वैसे तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हम क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल लेके चलता है जिसके अकॉर्डिंग ये देखना होता है कि स्टेट कैसे काम करे। दूसरा, हाउ द स्टेट्स टू बी कॉन्स्टिट्यूट, और स्टेट को कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर बाउंड करके रखा जाए। व्हाट नेम शुड फॉलो, कि बेसिकली वो किस चीज़ को फॉलो करे, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। कि अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल होते हैं एंड जिसके अकॉर्डिंग स्टेट को काम करना होता है, ठीक है। और बट प्रॉब्लम ये है कि जो काम करने का तरीका है वो कैसे हो। अब हम ये भी नहीं कह सकते कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा क्या है, डॉक्यूमेंट होता है या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रिटेन का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, ब्रिटेन में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ लिखा हुआ, पर ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में काम किए जाते हैं। वो क्या है, जितने भी डिसीजन, जितने भी बिल पास हुए हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखते रहते हैं और वही कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में काम करते हैं। तो इस तरह से हमें डिफरेंट अथॉरिटी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। सेकेंड है मोड ऑफ प्रोमलगेशन, कि हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ। सबसे पहली बात यह है कि हमें ये देखने की जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने और कैसे बनाया है। अगर इंडिया की हम बात करें तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने यहाँ लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया। आप लोगों को पता होगा दिसंबर 1946 में जो है असेंबली को अपॉइंट किया गया था और नवंबर 1949 तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था। तो ये एक ऐसी मतलब ऐसे लोगों ने बनाया जो बेसिकली पॉपुलर लीडर्स थे, जो लोगों के वेलफेयर में बिलीव रखते थे और जिसमें लोगों को बिलीव था कि उनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे। एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे उससे पहले तो किसी मिलिट्री लीडर या नॉट पॉपुलर लीडर के जरिए बनाए गए थे। लेकिन मॉडर्न टाइम पीरियड में क्या आइडियोलॉजी आई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जाए जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके, जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो नेगोशिएशन की, मतलब अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके ऊपर डिस्कशन एंड डिबेट किया जा सके। फुल फ्लैज रेफरेंडम, नेगोशिएशन क्या होता है कि बेसिकली मान लो कोई चीज़ रूल गलत है, जैसे हिंदी को भाषा के रूप में अडॉप्ट करने के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बोला गया तो साउथ के जो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बताया कि अगर हिंदी अगर लागू की गई तो हमारी जो लैंग्वेज है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को डिफेंड किया और डिफेंड करके इस चीज़ को बताया कि पूरी हिंदी को पूरे इंडिया में लागू नहीं किया जा सकता। तो मतलब नेगोशिएशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो भी बनाने का तरीका उसके अंदर। फुल फ्लैज रेफरेंडम, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है कि फुल फ्लैज रेफरेंडम होना चाहिए, मतलब कि पब्लिक के अंदर जाके पब्लिक से डिस्कस होके और पब्लिक बनाए तो बेटर हो। पर इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं कि रेफरेंडम के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी बिल मतलब लॉज को पास किया जाए और फिर उसे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया जाए। तो बट ट्राई यही किया जाता है कि जो लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को और उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए तो वो एक बेटर मोड ऑफ प्रोमगेशन बोला जा सकता है। मतलब किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। मोड ऑफ प्रोमगेशन क्या है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है द सब्सटेंसिव हैव द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सटेंसिव लिखना था, सॉरी यहाँ पर सब्सटेंस हो गया है, इट्स अ मिस्टेक। यहाँ पर होना चाहिए था आपका सब्सटेंसिव। यहाँ पर सब्सटेंसिव होना चाहिए था। द सब्सटेंसिव हैव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट गिव एवरीवन इन द सोसाइटी सम रीजन टू गो अलोंग विद द प्रोविजन। कि सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सभी को कोई ना कोई रीज़न देता है कि उन्हें क्यों इस प्रोविजन के साथ जाना चाहिए। मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये लिख दिया जाए कि एक पर्टिकुलर क्लास को, मेजोरिटी क्लास को डोमिनेंस दिया जाता है कि वो दूसरे के ऊपर दबाव बनाए तो दूसरे के ऊपर दबा सकती हैं, या माइनॉरिटी को, फिर वो माइनॉरिटी को रीज़न दे देगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करे। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो सभी को प्रोवाइड बेसिक जस्टिस टू दी पीपल। कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर ऐसा होगा जो सभी को जस्टिस प्रोवाइड करेगा तो सभी लोग उसके एक्सेप्ट करेंगे, करेक्ट। डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो सभी को इक्वालिटी के अकॉर्डिंग रख सकें, सभी को जस्टिस प्रोवाइड कर सकें, सभी को इक्वल राइट प्रोवाइड कर सके, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जब ऐसा होगा तो बेसिकली क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन, सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसको सभी के सभी लोग एक्सेप्ट कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।